हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, जिसके हैंड रिटन नोट्स हैं। आज उससे पढ़ने वाले हैं तथा इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट ही है सब कुछ। इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, समाजवाद और पूंजीवाद, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं। रूसो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो रूसो ने क्या कहा है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता रूसो ने दिया है। और इन नारों के साथ फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। तो इन्हीं नारों के, रूसो के इन नारों से फ्रांस की क्रांति हुई 1789 ईस्वी में। समाजवाद को साम्यवाद और समानता कहते हैं। 1917 से 1991 ईस्वी में रूस में क्रांति हुई, जिसका लेनिन लीडर था। तो 1917 से 1991 के बीच रूस में क्रांति हुई, जिसका लीडर कौन था? लेनिन था। 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी से चीन ने साम्राज्यवाद को अपनाया, जिसको माओवाद के नाम से भी जाना जाता है। 1978 ईस्वी में पूंजीवाद को अपनाया। तो 1 अक्टूबर 1949 को चीन ने समाजवाद को अपनाया, उसके बाद जिसे माओवाद के नाम से जाना जाता है, और 1978 में पूंजीवाद को अपनाया। समाजवाद में क्या होता है? समाजवाद में समानता होती है, संसाधन राज्य के अधीन होते हैं, सरकार होती है और समाज होता है, ये होता है। लेकिन पूंजीवाद में स्वतंत्रता होती है, निजी संसाधन भी होते हैं, बाजार शक्तियाँ भी होती हैं और व्यक्ति भी होता है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों का मिश्रित रूप है। पूंजीवाद किसे कहते हैं? कैपिटलिज्म। बाजार शक्तियाँ अगर मांग और आपूर्ति दोनों बराबर हो, मतलब डिमांड के साथ सप्लाई भी बराबर हो, तो पूंजीवाद है। और अगर मांग ज़्यादा हो, आपूर्ति कम हो, तो वो मुद्रास्फीति का काम करती है। और अगर मांग कम हो और आपूर्ति ज़्यादा हो, तो वो अपस्फीति कहलाती है। तो मुद्रास्फीति क्या है? अगर मांग ज़्यादा हो और आपूर्ति कम हो, तो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, और मांग कम हो और आपूर्ति ज़्यादा हो तो डेफिलेशन, अपस्फीति। जैसे क्रेता होगा तो विक्रेता होगा, तो लाभ भी मिलेगा, निवेश भी होगा, और रोजगार के साधन भी बचेंगे, और आय में बढ़ोतरी होगी तो उसका जीवन स्तर भी बढ़ोतरी होगी। अब है उत्पादन के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कारक क्या है? तो उत्पादन के कारक है भूमि, लैंड, श्रम, लेबर, पूंजी, कैपिटल, और व्यवसाय, इंटरप्रेन्योर। और फैक्टर कॉस्ट में आते हैं किराया, भूमि होगी, जैसे अगर भूमि होगी तो उसका किराया मिलेगा अपने को, और श्रम होगा तो मजदूरी मिलेगी, और पूंजी कैपिटल हो गई तो ब्याज मिलेगा उस पर, और इंटरप्रेन्योर होगा, व्यवसायी होगा तो उस पर लाभ मिलेगा। जैसे किसी फैक्टर कोड 20 रुपये हैं, उस पर जीएसटी 4 रुपये दे रही, उसके 24, उसके बाद सरकार सब्सिडी देती 2 रुपये, तो उसका बाजार में मूल्य 22 रुपये होगा। अब है उत्पादन के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, इसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण कृषि, पशुपालन, खनन, वन उत्पाद, मत्स्य पालन। तो प्राकृतिक संसाधन से जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है, और फिर उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें खनन और विद्युत उत्पादन भारत में द्वितीय क्षेत्र में रखे जाते हैं, तथा खनन और विद्युत उत्पादन भारत में द्वितीय क्षेत्र में रखे जाते हैं। अब है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं? इसके तहत निर्माण तथा विनिर्माण को रखा जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में विनिर्माण तथा निर्माण को रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और थर्ड है तृतीय क्षेत्र, जिसे टेरिटरी सेक्टर कहते हैं या सेवा सेक्टर कहते हैं। इसके अंतर्गत सेवाओं को रखा जाता है, जैसे अगर बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, आवागमन, होटल, संचार आदि सब एक प्रकार की सेवा है, इसीलिए इसको टेरिटरी सेक्टर या तृतीय सेक्टर में रखा जाता है। फोर्थ है चतुर्थ क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र में क्वांटिटेटिव सेक्टर,
जिसमें भौतिक सेवाओं को शामिल किया जाता है, जिसमें उच्च शिक्षा, अनुसंधान, सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि सब चतुर्थ सेक्टर में शामिल होती है। पंचम सेक्टर क्वीनरी सेक्टर, उच्च स्तरीय राजनीतिक व आर्थिक नियोजन से संबंधित सेवाएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नौकरशाह, कंपनियों के सीईओ, नियंत्रण मंडल के सदस्य आदि सब पंचम सेक्टर में आते हैं। अब पढ़ते हैं मांग का नियम, रूल ऑफ डिमांड। कीमत व मांग में नकारात्मक संबंध होता है। वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके साथ उसकी मांग भी बढ़ेगी। और आपूर्ति का नियम, रोल ऑफ सप्लाई। कीमत व आपूर्ति में सकारात्मक संबंध होता है। हमको पता है कि कीमत व आपूर्ति में सकारात्मक संबंध होता है। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति भी बढ़ती है, और जब वस्तु की अगर कीमत बढ़ेगी तो उसकी आपूर्ति भी बढ़ेगी। जहाँ कर्ता व विक्रेता दोनों संतुष्ट होते हैं वहाँ वस्तु की कीमतें निर्धारित होती हैं। तो वस्तु की कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं? जहाँ क्रेता मतलब खरीदने वाला और विक्रेता मतलब बेचने वाला, अगर दोनों संतुष्ट हो तो वहाँ वस्तु की कीमत निर्धारित होती है, जिसे मांग व आपूर्ति का नियम कहते हैं। अब मांग व आपूर्ति के नियम में क्या क्या अपवाद है? तो मांग व आपूर्ति के नियमों का अपवाद, अति आवश्यक अनिवार्य वस्तुएं जैसे नमक और दवाइयाँ। गिफिन वस्तुएं, अर्थशास्त्री गिफिन के अनुसार मांग का नियम तुलनात्मक रूप से घटिया वस्तु पर लागू नहीं होता है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर घटिया वस्तु की मांग बढ़ती है। तो अति आवश्यक अनिवार्य वस्तु जैसे नमक और दवाइयाँ अति आवश्यक है, तो ये मांग आपूर्ति के नियमों के अपवाद है। और गिफिन वस्तु है, गिफिन महोदय ने कहा है, अर्थशास्त्री गिफिन के अनुसार अगर किसी मांग का नियम तुलनात्मक रूप से घटिया वस्तु पर भी लागू नहीं होता, क्योंकि कीमतें बढ़ने पर घटिया वस्तु की मांगें भी बढ़ती हैं। ऐसा किसका मानना है? ऐसा गिफिन महोदय का मानना है। और मांग व आपूर्ति के नियमों में अपवाद है विबलिन वस्तुएं। विबलिन सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी वस्तुएं, इनकी कीमतें अधिक होती हैं, इसलिए इनकी मांग भी होती है। फैशनेबल वस्तुएं, फैशन आने पर मांग बढ़ती है वरना मांग कम हो जाती है। जैसे किसी प्रोडक्ट जैसे किसी प्रोडक्ट की फैशन है अभी, जैसे मतलब अच्छे अच्छे जूते आ रहे हैं, तो उसकी मांग भी बढ़ेगी क्योंकि वो अच्छे जूते हैं। मौद्रिक नीति में क्या आते हैं? बैंकिंग आता है, पूंजी बाजार आता है और मुद्रास्फीति आता है। तो मौद्रिक नीति में क्या क्या आते हैं? बैंकिंग, पूंजी बाजार और मुद्रास्फीति। बैंकिंग, पूंजी बाजार और मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति के भाग है। और राजकोषीय नीति में बजट, कर, घाटे। तो बजट, कर और घाटे राजकोषीय नीति में, और मौद्रिक नीति में बैंकिंग, पूंजी बाजार और मुद्रास्फीति। और व्यापार नीति में भुगतान संतुलन, विदेशी निवेश, निर्यात, विनिमय दर, विदेशी मुद्रा भंडार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो व्यापार नीति में भुगतान संतुलन आता है, विदेशी निवेश जिसमें एफडीआई भी आ गया और एफपीआई गया। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई का मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और निर्यात हो गया, विनिमय दर हो गया, और विदेशी मुद्रा भंडार हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कौन आ गया? बैंक आ गया, आईएमएफ आ गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और डब्ल्यूटीओ आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और राष्ट्रीय आय में जीडीपी आ गया, एनडीपी आ गया, जीएनपी आ गया और जीवी आ गया। जीडीपी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और जीवी का मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड। तो राष्ट्रीय आय में जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और जीवी आता है। और व्यापार नीति में भुगतान संतुलन, विदेशी निवेश, निर्यात, विनिमय दर, विदेशी मुद्रा भंडार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि आते हैं। तथा मौद्रिक नीति में बैंकिंग, पूंजी बाजार और मुद्रास्फीति आता है। और राजकोषीय नीति में बजट, कर और घाटे आते हैं। बताइए मानव विकास में एचडीआर आता है, जीआई आता है, एमपीआई आता है और एचडीआई आता है। और मानव विकास में गरीबी, बेरोजगारी, कृषि और उद्योग भी आते हैं। अब बढ़ने जा रहे हैं मौद्रिक नीति क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जैसे कोई वित्त बाजार है, उस वित्त बाजार के भी दो
दो बाजार है, मतलब वित्त बाजार के भी दो प्रकार है। एक तो है मुद्रा बाजार और एक है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन लेन देन, एग्जाम्पल बैंकिंग। तो मुद्रा बाजार में अल्पकालीन लेन देन होता है, एग्जाम्पल बैंकिंग। और वित्त बाजार में पूंजी बाजार होता है, दीर्घकालीन लेन देन होता है, जैसे शेयर बाजार दीर्घकालीन बाजार है और पूंजी बाजार का भाग है। पहले मुद्रा बाजार में बैंकिंग, तो बैंकिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, भारत में कैसे हुआ। तो 1737 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई और भारत में यूरोपीय पत्ती पर आधारित पहला बैंक था। तो भारत में यूरोपीय पत्ती पर आधारित पहला बैंक कब स्थापित हुआ, तो 1770 ईस्वी में, जिसका नाम क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक स्थापित हुआ, जो भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। तो 1881 में अवध कमर्शियल बैंक संचालित हुआ, जो भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक संचालित हुआ, जो पहला भारतीय बैंक और स्वदेशी बैंक था तथा भारतीय पूंजी पर आधारित था। तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी शामिल हुआ। 1894 में पीएनबी, तो 1894 पीएनबी शामिल हुआ, जो पहला भारतीय बैंक था तो और स्वदेशी बैंक भी था, जो भारतीय पूंजी पर आधारित था। अब पढ़ लेते हैं स्टेट बैंक का इतिहास, मतलब स्टेट बैंक कैसे बना। स्टेट बैंक, तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास। प्रेसिडेंसी की सरकारों ने बैंक स्थापित किए थे। 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, तो 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की। और 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की। और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की। तो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल और 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन्हें प्रेसिडेंसी बैंक भी कहते थे। इसमें प्रेसिडेंसी सरकारी हिस्सेदारी भी थी, तो इन्हें प्रेसिडेंसी बैंक तथा सरकारी हिस्सेदारी भी थी, इसलिए इन्हें प्रेसिडेंसी बैंक कहते थे। 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय दिया, तो 1921 में इनका विलय कर दिया गया। 1806, 1840 और 1843। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों का विलय 1921 में किया गया। तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय कर दिया गया तथा इनका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो तीनों का विलय किया गया 1921 में और इनका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नया नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 1955 में इसका नया नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण करने के बाद आंशिक राष्ट्रीयकरण किया। 1959 ईस्वी में रियासतों को बैंकों को एसबीआई का सहायक बैंक घोषित कर दिया गया और सहायक बैंक एसबीआई पटियाला, बीकानेर, जयपुर, सौराष्ट्र, इंदौर, हैदराबाद, मैसूर और त्रावणकोर था। तो इस सहायक बैंक में कौन कौन थे, एसबीआई का पटियाला, बीकानेर, जयपुर, सौराष्ट्र, इंदौर, हैदराबाद, मैसूर और त्रावणकोर था। ये स्टेट बैंक के सहायक बैंक थे। 1961 ईस्वी में बीकानेर तथा जयपुर का विलय हुआ तथा ये एसबीबीजे बन गया। तो 1961 में बीकानेर तथा जयपुर का विलय हुआ और इसको एसबीबीजे कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये कर दिया गया। 2008 में एसबीआई सौराष्ट्र का विलय एसबीआई में कर दिया गया। तो 2008 में एसबीआई सौराष्ट्र का विलय एसबीआई में कर दिया गया। 2010 में एसबीआई इंदौर का विलय एसबीआई में कर दिया गया। तो 2010 में एसबीआई इंदौर का विलय एसबीआई में कर दिया गया। और 2017 में इन पांचों बैंकों का विलय कर एसबीआई में कर दिया गया। तो 2017 में इन पांचों बैंकों का विलय एसबीआई में कर दिया गया। और 2008 में भारत सरकार ने एसबीआई को आरबीआई से खरीद लिया। तो 2008 में भारत सरकार ने एसबीआई को आरबीआई से खरीदा और 2017 में इन पांचों बैंकों का विलय एसबीआई में कर दिया गया। अब है आरबीआई। आरबीआई कैसे बना, तो आरबीआई आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1976 ईस्वी में भारत सरकार ने खरीद लिया। तो आरबीआई का पहला नाम, पूरा नाम आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया था, जिसे 1976 ईस्वी में भारत सरकार ने खरीद लिया। और सेकंड था एसबीआई, 2008 ईस्वी में भारत सरकार ने खरीद लिया। और थर्ड था नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, 2010 ईस्वी में भारत सरकार ने खरीद लिया। तो 1976 में आईडीबीआई को खरीदा और 2008 में एसबीआई को और 2010 में नाबार्ड को खरीद लिया। और एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक और डीआईजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट
क्रेडिट गारंटीड कॉरपोरेशन, इसको भी खरीद लिया। फिर राजस्थान DFI डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी खरीदा, और रिको राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को भी खरीदा। अनुसूचित बैंक वे बैंक जिनका उल्लेख RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में है, वे अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। तो अनुसूचित बैंक वे हैं जिनका उल्लेख RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में है। इनकी स्थापना करने के लिए 500 करोड़ पूंजी होनी चाहिए, और RBI के सभी नियम तथा विनियम इन पर लागू होते हैं। RBI से सभी प्रकार की वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं और चेकबुक जारी कर सकते हैं। ये सब अनुसूचित बैंक के कार्य हैं, अधिकार दिए गए। राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है? 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, उन सब का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1993 ईस्वी में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय PNB में कर दिया गया, और कुल राष्ट्रीय बैंक 19 हो गए। तो 1993 के बाद न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया, और कुल राष्ट्रीय बैंक 19 हो गए। अब है सहकारी बैंक और वाणिज्य बैंक किसे कहते हैं? तो सहकारी बैंक वे होते हैं जो राज्य विधानमंडल के अधिनियम से स्थापित होते हैं। इनका त्रिस्तरीय ढांचा होता है। तो मतलब सहकारी बैंक वो होते हैं जो राज्य के विधानमंडल के द्वारा राज्य के विधान में जो अधिनियम से बनाए गए हैं कानूनों के आधार पर संचालित होते हैं, तथा इनका त्रिस्तरीय ढांचा होता है। राज्य में अपेक्स बैंक होता है और जिले में सेंट्रल बैंक होता है। इम्पोर्टेंट है, राज्य में अपेक्स बैंक और जिले में सेंट्रल बैंक होता है, और ग्राम पंचायत में कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, और कार्य क्षेत्र निश्चित होता है तथा वित्तीय सहायता नाबार्ड उपलब्ध कराता है। तो सहकारी बैंक राज्य विधानमंडल के अधिनियम से संचालित होते हैं। त्रिस्तरीय ढांचा होता है, राज्य में अपेक्स, जिले में सेंट्रल और ग्राम में कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कार्य क्षेत्र इनका निश्चित होता है, और नाबार्ड वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वित्तीय सहायता कौन उपलब्ध कराता है? तो वित्तीय सहायता नाबार्ड उपलब्ध कराता है। दूसरा है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्य बैंक संसदीय अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। एक स्तरीय ढांचा होता है। तो वाणिज्य बैंकों का कितना स्तरीय? एक स्तरीय ढांचा, और संसदीय अधिनियम से इनकी स्थापना होती है। कार्य क्षेत्र निश्चित नहीं होता है, और वित्तीय सहायता RBI उपलब्ध कराता है। तो वाणिज्य बैंकों को वित्तीय सहायता RBI, और सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता नाबार्ड उपलब्ध कराता है, तथा RBI दोनों बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। अब है RBI की स्थापना कैसे हुई और क्या इसके कार्य हैं, ये सब। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो RBI की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को। RBI अधिनियम 1934 के द्वारा इसकी स्थापना हुई। तो RBI की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 अप्रैल 1935, लेकिन किससे हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 RBI अधिनियम 1934 के द्वारा इसकी स्थापना हुई। वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी केंद्रीय बैंक का प्रावधान है। यंग हिल्टन समिति ने इसकी सिफारिश की थी। तो 1935 के अधिनियम में भी केंद्रीय बैंक का प्रावधान है, तथा यंग हिल्टन कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। अपनी स्थापना के समय से ही ये केंद्रीय बैंक था। RBI की स्थापना के समय ये निजी क्षेत्र का बैंक था, और 8 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 8 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 1934 के अधिनियम की धारा के RBI अधिनियम 1934 के द्वारा इसकी स्थापना हुई। 1935 में भी प्रावधान था। यंग हिल्टन समिति ने इसकी सिफारिश की, और इसकी स्थापना के समय ये केंद्रीय बैंक था, और 8 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। कुछ समय के लिए इसमें ब्रह्मा व पाकिस्तान के लिए भी नोट जारी किए। तो कुछ समय के लिए इसने ब्रह्मा व पाकिस्तान के लिए भी नोट जारी किए। अब इसका कार्य क्षेत्र क्या क्या है? इसका मुख्य कार्य है नोट जारी करना। तो RBI का मुख्य कार्य क्या है? नोट जारी करना, और वो भी 2 व इससे अधिक मूल्य के नोट RBI द्वारा जारी किए जाते हैं। तो 2 रुपये से स्टार्ट होते हैं, और इससे अधिक रुपए के नोट RBI द्वारा जारी किया जाता है। और 1 रुपये का नोट
सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है तथा 1 रुपये का नोट वे जितने भी सिक्के हैं वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। 1935 ईस्वी से पहले नोट जारी करने का काम वित्त मंत्रालय करता था। 1 रुपये के नोट और सिक्कों को बाजार में लाने का काम आरबीआई करती थी। पहले सभी केंद्रीय बैंक गोल्डन रिजर्व सिस्टम के तहत नोट जारी करते थे। उसके बाद प्रोबोशनल रिजर्व सिस्टम अपनाया गया और 1927 में मिनिमम रिजर्व सिस्टम न्यूनतम आरक्षित पद्धति को अपनाया गया और इसके तहत 200 करोड़ रुपए आरक्षित रखने होते हैं और 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए व 85 करोड़ रुपए की अन्य परिसंपत्ति होनी चाहिए। तो 1996 में रिजर्व न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र आरक्षित पद्धति को अपनाया गया जिसके तहत 200 करोड़ रुपए आरक्षित रखने चाहिए होते हैं। 200 करोड़ में से 115 करोड़ का तो सोना होना चाहिए और 35 करोड़ रुपए की अन्य परिसंपत्तियाँ होनी चाहिए। और बैंकों की विनियामक संस्था है तथा आरबीआई बैंकों की विनियामक संस्था है, अर्थात ये बैंकों के लिए नियम और विनियम बनाता है तथा उनको लागू करता है। तो आरबीआई बैंकों की विनियामक संस्था है, इसके लिए नियम और कानून बनाता है तथा लागू करने का काम भी आरबीआई करता है। और तथा जो बैंक पालन नहीं करता है उसके विरुद्ध आरबीआई कार्रवाई करती है। वो भारत में बैंकिंग क्षेत्र के विकास का उत्तरदायित्व आरबीआई का ही है। बैंकों को लाइसेंस देती है तथा उनको रद्द भी करती है। भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है तथा भारत सरकार के सभी प्रकार के घरेलू ऋणों की व्यवस्था करता है। हाल ही में 2016 में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन इकाई पब्लिक डिबेट मैनेजमेंट सेल का गठन किया गया और ये एक स्थायी तथा सलाहकारी संस्था है। कालांतर में सार्वजनिक प्रबंधन संस्था का गठन किया जाएगा। बैंकों का समाशोधन गृह क्लीनिंग हाउस की सुविधा उपलब्ध कराता है। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षित करती है और वर्तमान में आरबीआई के पास 413 अरब डॉलर है। विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी परिसंपत्तियां डॉलर यूरो एटीसी सोना है। रिजर्व ट्रेंच आईएमएफ के पास हमारी जमाएं हैं। स्पेशल ड्राइविंग किट्स ये रुपए की विनिमय दर एक्सचेंज रेट को प्रतिबंधित करता है तथा बाजार की तरलता को नियंत्रित करता है। इनका प्रमुख खामी दो तरीके उपाय करता है, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। तथा आरबीआई एक्सचेंज रेट को तो प्रतिबंधित करता है तथा बाजार की तरलता को नियंत्रित करता है। इसका प्रमुख खामी इसके 2 तरह के उपाय हैं, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय में रिजर्व बैंक को आरबीआई को मात्रात्मक उपाय हैं बैंक रेट, सीआरआर, केस रिजर्व रेशियो 4%, एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और एमएसएफ रेट। तो मात्रात्मक उपाय में बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट और एमएसएफ रेट। और बैंक रेट में ये ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करती है। बैंक रेट क्या है? तो वे ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराती है ये रेपो रेट से अधिक होती है, जिसका पिनल रेट भी बोलते हैं। तथा बैंक रेट में आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है जो रेपो रेट से अधिक होती है तथा इसको पिनल रेट भी बोलते हैं। सीआरआर एक नगद आरक्षित अनुपात है। तो सीआरआर क्या है? एक नगद आरक्षित अनुपात है। इसमें क्या होता है कि सभी बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत, मतलब सभी बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास जमा कराना होता है और ये आपात स्थितियों के लिए होता है। यह सभी बैंकों को कुछ नकद आरक्षित रखना होता है। और एसएलआर क्या है? सांविधिक तरलता अनुपात। सभी बैंकों को अपनी जमाओं को एक निश्चित प्रतिशत तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना होता है और सभी बैंकों को अपनी जमाओं को एक निश्चित प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक है। तो ये एसएलआर है। और एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो एलएएफ क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन की सुविधा। ये सुविधा आरबीआई ने 2000 में आरंभ की। इसके तहत रेपो बाजार विकसित किया गया है। रेप्यूचेस ऑप्शन, इसमें पुनः खरीद विकल्प है। रेपो रेट का पुनः खरीद विकल्प।
वे बाजार जिसमें धन का विक्रेता एक निश्चित समय के बाद धन को पुनः खरीदने का विकल्प अपने पास सुरक्षित रखता है। इसके तहत सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जाता है। तो सरकारी प्रतिभूतियों को इसमें गिरवी रखा जाता है। और रेपो बाजार के तहत आरबीआई तथा बैंकों के बीच अल्पकालीन लेन देन होता है। रेपो क्या है? तो रेपो बाजार के तहत आरबीआई तथा बैंकों के बीच अल्पकालीन लेन देन होता है, वो उसे रेपो कहते हैं। अब है इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रेपो मार्केट। रेपो बाजार की ब्याज दर। रेपो रेट वे ब्याज दर है जिस पर आरबीआई को बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। रेपो रेट क्या है? तो वे रेट जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। और रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो वे ब्याज दर जिस पर बैंक अपना धन आरबीआई के पास जमा करवाता है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है? वे ब्याज दर जिस पर बैंक अपना धन आरबीआई के पास जमा कराता है। और रेपो रेट ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है। एमएसएफ क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। ये सुविधा आरबीआई ने 2011 में आरंभ की। एमएसएफ 2011 में आरंभ की। ये सुविधा केवल मुंबई में उपलब्ध है। इसके तहत आरबीआई बैंकों को एक रात के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है। एक लाख के लिए ऋण उपलब्ध कराती है, वो एमएसएफ है, सीमांत स्थायी सुविधा। इसके तहत बैंकों को 1 करोड़ रुपए लेना आवश्यक है। 1 करोड़ से अधिक 1 करोड़ के गुणक के रूप में हो सकते हैं। यदि शुक्रवार को लोन लिया जाता है तो ये 3 दिन के लिए हो जाता है। इसके तहत बैंक अपनी कुल जमाओं का 2% तक उधार ले सकते हैं। इसमें बैंकों के द्वारा एसएलआर के तहत रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयोग भी किया जा सकता है और इसे पेनल रेट भी कहते हैं। सामान्यतः ये बैंक दर के बराबर होती हैं तथा एमएसएफ रेट एवं बैंक रेट और रेपो रेट से अधिक होती हैं। तो एमएसएफ रेट एवं बैंक रेट रेपो रेट से अधिक होती हैं। खुले बाजार की क्रिया क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन ये है कि बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई खुले बाजार की क्रिया का प्रयोग करती है। इसके तहत प्रतिभूतियों को खरीद या बिक्री करती है। यदि बाजार की तरलता अधिक है तो आरबीआई प्रतिभूतियों की बिक्री करती है। यदि बाजार की तरलता कम है तो आरबीआई प्रतिभूतियों की खरीद करती है। रेपो बाजार में प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जाता है एक निश्चित समय के लिए। तो रेपो बाजार में प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जाता है निश्चित समय के लिए, जबकि खुले बाजार की क्रिया में प्रतिभूतियों को बेचा और खरीदा जाता है। यदि बाजार में तरलता अधिक है अर्थात मुद्रास्फीति की दर अधिक है तो इसे नियंत्रित करने के लिए आरबीआई इन नीतिगत दरों को बढ़ाती है। यदि अपस्फीति है तो आरबीआई इसे नियंत्रित करने के लिए नीतिगत दरों को कम करती है। अगर मुद्रास्फीति ज़्यादा है तो आरबीआई इसे बढ़ाती है तथा अगर मुद्रास्फीति कम है तो आरबीआई इसे कम करती है। अपस्फीति है तो आरबीआई इसे कम करती है। गुणात्मक उपाय में क्या है? गुणात्मक इकाई में है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मतलब मार्जिन ज़्यादा मार्जिन आवश्यकता है। और कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, उपभोक्ता क्रेडिट विनियमन। और थर्ड है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। और 4 है मॉरल सुसेशन, नैतिक उत्तेजना। और 5th है डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो 5th क्या है? डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्रवाई। मार्जिन की आवश्यकता, इसके तहत मार्जिन मनी को घटाया जाता है। इसके तहत मार्जिन मनी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। मुद्रास्फीति है तो मार्जिन मनी को बढ़ाया जाता है और अपस्फीति है तो मार्जिन मनी को घटाया जाता है। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन क्या है? तो कंज्यूमर, इसके तहत डाउन पेमेंट की राशि को कम या ज़्यादा किया जाता है। जैसे मुद्रास्फीति है तो डाउन पेमेंट ज़्यादा किया जाएगा और अपस्फीति है तो डाउन पेमेंट कम किया जाएगा। अब रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, बैंक प्राय 2 प्रकार के ऋण देता है। तो बैंक प्राय कितने प्रकार के ऋण देता है? 2 प्रकार के ऋण। उपभोक्ता ऋण बाजार में मांग बढ़ती है और निवेशकों को दिया जाने वाले इससे उत्पादन के कारण बाजार में आपूर्ति बढ़ती है। मुद्रास्फीति क्या है? उपभोक्ता का ऋण कम करके निवेशकों को अधिक ऋण दिया जाता है। मुद्रास्फीति में उपभोक्ताओं का ऋण कम करके निवेशकों को अधिक ऋण दिया जाता है तथा अपस्फीति में निवेशकों को बाजार उपभोक्ताओं को ऋण अधिक दिया जाता है। उपभोक्ताओं को ऋण अधिक दिया जाता है। अब है 4th है मॉरल सुसेशन,
नैतिक दबाव। इसके तहत आरबीआई बैंकों पर नैतिक दबाव उत्पन्न करती है, मंदी के समय ऋण देने के लिए दबाव बनाती है। तो मंदी के समय आरबीआई ऋण देने के लिए दबाव भी बनाती है, और महंगाई के समय कम ऋण, कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन देने के लिए दबाव बनाती है। फिफ्थ है डायरेक्ट एक्शन। आरबीआई ने बैंकों को सीधे तौर पर निर्देश देती है तथा जो बैंक निर्देशों का पालन नहीं करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो डायरेक्ट एक्शन भी लेती है। अब है उर्जित पटेल समिति। 2013 में कमेटी का गठन किया गया और 2015 में समिति ने रिपोर्ट दी। आरबीआई को एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। आरबीआई को अन्य नातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जैसे कि रोजगार सृजन, जीडीपी ग्रोथ, समृद्धि दर, निर्यात प्रोत्साहन, रुपए की विनिमय दर आदि। तथा डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माना जाना चाहिए, और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और लक्षित टारगेट मुद्रास्फीति 4% होनी चाहिए, तथा ये ±2% हो सकती है। मौद्रिक नीति की समीक्षा 45 दिन की बजाय 2 महीने में की जानी चाहिए। तो मौद्रिक नीति की समीक्षा 45 दिन की बजाय 2 महीने में की जानी चाहिए, ये उर्जित पटेल समिति का कहना है। और मौद्रिक नीति की समीक्षा करने के लिए एक मौद्रिक नीति समिति होनी चाहिए, इसमें 5 सदस्य होने चाहिए, जो 3 आरबीआई के तथा 2 सरकारी प्रतिनिधि होगी। मौद्रिक नीति संबंधी सभी निर्णय इस समिति के द्वारा लिए जाने चाहिए। समिति द्वारा सभी निर्णय बहुमत से लेगी। यदि बराबर मत हो तो समिति का अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। आरबीआई का गवर्नर समिति का अध्यक्ष होगा, तो आरबीआई का गवर्नर समिति का अध्यक्ष होता है। 5 सदस्यों में से गवर्नर होगा, और गवर्नर के पास वीटो का अधिकार नहीं होना चाहिए। और समिति की कार्रवाई में पूर्णतः पारदर्शिता होनी चाहिए। 2 महीने में एक बार समिति की बैठक होनी चाहिए। यदि समिति 9 माह में लगातार मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं कर पाती है तो समिति को स्पष्टीकरण देना होगा, क्यों, कब तक, कैसे। सरकारी बैंकों पर सरकार के नियंत्रण को कम किया जाना चाहिए। ये सब उर्जित पटेल समिति की सिफारिश है। और ब्याज दरों के निर्धारण में सरकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार को अपना राजकोषीय घाटा कम करना चाहिए। एफआरबीएम एक्ट 2013 के अनुसार एफआरबीएम अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसके लिए कलेक्टर कार्यदल की सिफारिश को लागू करना चाहिए। नरेगा तथा खाद्य सुरक्षा कार्मिकों को सीमित किया जाना चाहिए। और मौद्रिक नीति समिति 2016 में 2016 में संसदीय अधिनियम के द्वारा मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के द्वारा। और इस समिति में कुल 6 सदस्य हैं। 3 आरबीआई गवर्नर, अध्यक्ष, उप गवर्नर और कार्यकारी निदेशक है, और 3 सरकार के प्रतिनिधि हैं। सीमित बहुमत से निर्णय लेते हैं। यदि बराबर वोट हो तो अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। अध्यक्ष के पास वीटो अधिकार नहीं है, और समिति की कार्यप्रणाली पूरी तरह से पारदर्शिता होगी। और लक्षित मुद्रास्फीति में 4% और ±2% हो सकती है। आरबीआई का एक ही लक्ष्य है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। 2 महीने में कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य है। यदि लगातार 9 माह में मुद्रास्फीति नियंत्रित नहीं किया जा सकता, समिति को स्पष्टीकरण देगा क्यों, कब और कैसे। समिति गणपूर्ति होगी, कोरम मेंबर 4 होंगे, 4 होंगे, और सरकारी प्रतिनिधियों का कार्यकाल 4 वर्ष होगा। और सरकारी प्रतिनिधि सदस्य किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। और मौद्रिक नीति की समीक्षा 60 दिन के अंतराल में की जाती है। PSR, CAR, कॉल मनी, मॉर्गेज, BIS।